आज के सत्र में हम उन विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं जिन्होंने स्नातक उपाधि कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम विकास से संबंधित विषय पाठ्यक्रम ERD 01 का चयन किया है। पिछली चर्चा के दौरान हमने आपको ग्राम विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया तथा विशेष रूप से आपको ये सूचना दी कि आपके पाठ्य पुस्तिका में आपके खंडों में जिन कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है वे कार्यक्रम अब पुराने हो गए हैं और आजकल कार्यान्वयन में नहीं हैं। उनके बदले कौन से नए कार्यक्रम आए, हमने उन कार्यक्रमों के बारे में आपको सूचित अवगत कराया था। ठीक उसी तरह से आज जो हम चर्चा करेंगे ये ग्राम विकास प्रशासन पर जो चर्चा होगी उसके संदर्भ में हम पंचायती राज पर विशेष रूप से आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्राम विकास प्रशासन जो है इसी के माध्यम से और जिसका जो पंचायती राज संस्थाओं से एकदम जुड़ा हुआ है, इन दोनों के तालमेल से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ग्राम विकास के सारे कार्यक्रम, ग्राम विकास से संबंधित सभी कार्यक्रमों को योजना। तो आपकी पाठ्यपुस्तिका में जो चर्चा ग्राम विकास प्रशासन पे की गई है उनमें आपको ग्राम विकास प्रशासन की जो व्यवस्था है ग्रामीण राष्ट्रीय स्तर पर तथा जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर किस प्रकार है, ग्राम विकास प्रशासन किस तरह से कार्य करता है या इसकी क्यों आवश्यकता है, तथा जो राजनीतिक नेतृत्व है इसका प्रशासन के लोग जो कार्य करते हैं उनके साथ किस तरह से तालमेल हो या किस तरह के तालमेल का अभाव ग्राम विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रभावित करता है, इस पर चर्चा आपके पाठ्यक्रम में की गई है। इस संदर्भ में फिर हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपके खंड में जो विषय वस्तु दी गई है वह भी पुरानी है। बहुत सारे संशोधन ऐसे हुए हैं विशेष रूप से पंचायती राज के क्षेत्र में, जिनके द्वारा अब ग्राम विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जो प्रमुख संस्था रही है वो पंचायती राज है। जो प्रशासन का ग्राम विकास प्रशासन है अब इसका रोल, इसकी भूमिका सेकेंडरी हो गई है, द्वितीयक भूमिका में काम करने लगे हैं। एक सहायता के रूप में कि किस तरह से पंचायती राज संस्थाओं में योगदान दें, प्रशासन की यही भूमिका रही है, हो गई है। ये परिवर्तन समय के साथ आया है। आपकी पाठ्यपुस्तिका में जो सामग्री है उसमें विभिन्न परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसके माध्यम से पंचायती राज को नया स्वरूप और पंचायती राज कार्यक्रमों को जो नई शक्ति कार्यक्रमों को कार्यान्वयन में जो पंचायती राज की भूमिका को देखा गया है या जो भूमिका प्रदान की गई है संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, अब वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इस संदर्भ में आपकी पाठ्यपुस्तिका में जो आपके अध्ययन के लिए दी गई है उसमें चर्चा नहीं है। हम ये सारी सूचनाएं आपको आपकी जानकारी के लिए देंगे ताकि आपको ये न लगे कि आप समय के साथ आप ऐसे कार्यक्रमों, ऐसे ग्राम विकास प्रशासन के ऐसे तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो आज के दिन में प्रासंगिक नहीं है। हम आपको अद्यतन जानकारी देंगे ताकि आपको आज की स्थिति में के बारे में ग्राम विकास प्रशासन किस तरह से काम करता है, ग्राम विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तथा पंचायती राज संस्थाएं किस तरह से काम करती हैं, इन दोनों में किस तरह का सहयोग है, एक दूसरे से किस तरह का तालमेल है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये जानकारी सिर्फ आपके ज्ञान के अद्यतन के लिए, इसका परीक्षा से कोई संबंध नहीं होगा। आपकी परीक्षा आपके पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु दी गई है उसी के आधार पर होगी। अब हम आपसे मूल बिंदु पर चर्चा के लिए आते हैं। जब ग्राम विकास प्रशासन की बात होती है तो पहले जो ग्राम विकास
के कार्यक्रमों को, ग्राम विकास से संबंधित योजनाओं को ग्रामीण लोगों तक किस तरह से पहुंचाया जाए, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्था थी वो ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा, इसके जो विभिन्न विभाग हैं, ग्राम विकास से संबंधित मूल योजनाओं को, प्रमुख योजनाओं को एक मूल रूप देते थे और उन योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर राज्य तथा जिला स्तर से होते हुए पहुंचाना प्रशासन का दायित्व बनता था। धन निधि का भी व्यवस्था ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा होती थी। मूल कार्यक्रम ग्राम विकास कार्यक्रम द्वारा निर्धारित कर लिए जाते थे, वही कार्यक्रम कार्यान्वित होते थे। ये केंद्रीय सरकार, ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार, जो केंद्रीय सरकार का एक मूल विभाग है, आज के दिन में भी ये ग्राम विकास मंत्रालय ही ग्रामीण विकास योजनाओं को, ग्रामीण का विकास से संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वयन के लिए जो प्रमुख कार्यक्रम होंगे उनकी रूपरेखा का निर्धारण इसी मंत्रालय द्वारा होता है। ये राज्य स्तर पर पहले, जैसा कि आपकी पाठ्यपुस्तिका में दिया गया है, राज्य स्तर पर एक विकास समिति बनाई जाती थी, जिसके निरीक्षण जो एक विकास जिला राज्य स्तर पर एक विकास आयुक्त होते थे। विकास आयुक्त के निरीक्षण के लिए, उसके कार्य की देखभाल के लिए एक विकास समिति होती थी। इस विकास समिति के अध्यक्ष उस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। अतः मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक विकास समिति होती थी। वह विकास समिति विकास आयुक्त के विभिन्न कार्यों का, जो विकास संबंधी कार्य होते थे, विकास आयुक्त को ग्राम विकास कार्यक्रमों की निगरानी, देखरेख का पूरा दायित्व उसी के ऊपर था। यह समिति उसकी निगरानी करती थी तथा समय समय पर सुझाव भी प्रेषित करती थी। जिला स्तर पर एक जिला नियोजन समिति होती थी, जैसा कि आपकी पाठ्यपुस्तिका में दिया गया है, और उस समिति में विभिन्न अधिकारी होते थे, विभिन्न विषयों से संबंधित स्पेशलिस्ट होते थे, जो विकास के कार्यों को अच्छी तरह से जानते थे और उनको किस तरह से लागू किया जाए उसमें वो महत्वपूर्ण योगदान देते थे। अब वे योजनाएं खंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर किस तरह से कार्यान्वित होती थी। खंड स्तर पर एक खंड विकास अधिकारी नियुक्त होते थे। खंड विकास अधिकारी के अंतर्गत बहुत सारे सहायक खंड विकास अधिकारी होते थे, कुछ विशेषज्ञ होते थे तकनीकी मामलों के। उन सब के माध्यम से खंड विकास अधिकारी ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर विकास की योजनाओं का कार्यान्वयन करते थे। ये जानकारी, मूल जानकारी जिसके बारे में जो आपकी पाठ्यपुस्तिका में दी गई है उस पर है। और यही प्रशासन तंत्र था, यही ग्राम विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन करने की व्यवस्था थी, जिसके माध्यम से ग्राम विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता था। ऐसा उस समय ये मान्यता थी कि इनके काम क्या होंगे, ये जो प्रशासन व्यवस्था है या ग्राम विकास प्रशासन है, ये कौन कौन से काम करेंगे। इनके प्रमुख कार्यों को जो निर्धारित किया गया था वो था कि ये व्यवस्था जो है, ये ग्राम विकास प्रशासन जो है, योजनाओं का लाभ किनको दिया जाए ऐसे व्यक्तियों की पहचान करेगी, क्योंकि विभिन्न कार्यक्रमों में उन कार्यक्रमों का लाभ पाने वाले लाभार्थी के समूह को जो की पहचान करने के लिए यही ग्राम विकास प्रशासन को उत्तरदायित्व दिया गया था। साथ ही साथ विकास प्रशासन को ग्राम, खंड और जिला योजनाओं के बनाने का भी दायित्व दिया गया था। किस तरह से किन किन मदों में, किन किन योजनाओं में, कार्यक्रमों में धन का बंटवारा किस तरह से हो, ये काम भी प्रशासन का ही होता था। कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई जाएं, परियोजनाओं की पहचान और उनको किस तरह से प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाए, ये काम भी ग्राम विकास प्रशासन का होता था। ग्राम विकास प्रशासन का ये भी दायित्व था कि वो परियोजनाओं को बनाएं और परियोजनाओं को कार्यान्वित करें तथा परियोजनाएं किस तरह से काम कर रही हैं
उनका प्रभाव किस तरह से है, इनकी निगरानी और मूल्यांकन का काम भी ग्राम विकास योजनाओं का था, ग्राम विकास प्रशासन का था। ये पंचायती राज संशोधन अधिनियम से 73वें संशोधन अधिनियम के पहले की स्थिति थी। पहले की स्थिति में ग्राम विकास प्रशासन की भूमिका बहुत अहम थी ग्राम विकास से संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए। अब डॉक्टर झा से इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विद्यार्थियों को ध्यान में रखने की कि प्रारंभ से लेकर यह कहा जाता रहा कि भारतवर्ष गांवों का देश है, पर गांव को केंद्र में रख करके विकास की योजनाओं को बनाना और उन योजनाओं को क्रियान्वित करना, ये अलग मुद्दे हैं। इसकी स्वीकृति राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है और जैसा कि डॉक्टर सिंह अभी बता रहे थे कि प्रशासनिक ढांचा भी एक नए रूप में सामने रखा गया है और उन्होंने केंद्रीय स्तर से लेकर के खंड स्तर तक की व्यवस्था के बारे में अभी आप लोगों को बतलाया। केंद्रीय स्तर पर मैं इस पे दो एक चीजें सिर्फ जोड़ना चाह रहा हूं कि और विद्यार्थियों के हित में यह है कि जितनी चीजें आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं, यदि उससे जुड़ी हुई कुछ अन्य सूचनाएं भी आप एकत्रित कर लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आपके उत्तर शेष विद्यार्थियों से अलग हो जाते हैं और अधिक अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए इन मुद्दों से संबंधित आवश्यक जानकारी यदि अन्य स्रोतों से भी आपको प्राप्त हो जाए तो आप उनको अपने मूल टेक्स्ट में जोड़ सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं उसके साथ। जैसे कि जब प्रशासनिक ढांचे की बात हम कर रहे हैं केंद्रीय स्तर पर, तो ऐसा विद्यार्थियों को मालूम होगा कि केंद्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए अलग मंत्रालय है, मंत्री, राज्य मंत्री उनके अधीन, और जब आवश्यकता होती है तो उप मंत्री की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री महोदय करते हैं केंद्रीय स्तर पर। प्रशासनिक ढांचे में जैसा अफसरशाही का तंत्र है, उसमें फुल फ्लेज सेक्रेटरी, ग्रामीण विकास विभाग और उससे संबंधित अन्य विभागों के लिए अन्य सचिवों की नियुक्ति होती है। सचिव होते हैं, उनके अधीन एडिशनल सेक्रेटरी, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अनुसचिव जैसी प्रशासनिक ढांचा सचिवालय के अंदर होता है। और मुख्य कार्य इस प्रशासनिक ढांचा का, जैसा कि डॉक्टर सिंह बता रहे थे, कि ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं को एक रूप देना और जो रूप लोकतांत्रिक ढांचे में नेतृत्व के द्वारा दिया गया है उनका एग्जीक्यूशन, उनको कार्य रूप देना, इस पर निगाह रखना मुख्य रूप से होता है। बहुधा यह देखा गया कि जो नीतियां केंद्र स्तर पर बनाई गईं, उन नीतियों का सही सही कार्यान्वयन नहीं हो पाया, क्योंकि नीतियों में अंतर्निहित कोई बड़ी खामियां नहीं होती हैं। जब कभी भी दिक्कत आई है, दिक्कत पेश आई है, तो मुख्य रूप से उसके कार्यान्वयन को लेकर के आई है और उस कार्यान्वयन को दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक ढांचा के स्वरूप को और इनके कार्य प्रणाली को बदलने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके फलस्वरूप जहां पर अंग्रेजी हुकूमत के समय में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर हुआ करते थे, नाम से ही पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कलेक्टर का काम राजस्व की उगाही करना, तो प्रशासनिक ढांचे के अंदर इन दो कामों को ब्रिटिश हुकूमत के समय में निश्चित कर दिया गया था। समय के बदलाव के साथ साथ जब यह महसूस किया गया कि नहीं, प्रशासनिक तंत्र को संवेदनशील होने की आवश्यकता है, लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, तो उसी को ध्यान में रख करके, जैसा कि डॉक्टर सिंह ने आपसे बतलाया कि राज्य स्तर पर भी विकास विभाग के लिए विकास आयुक्त की नियुक्ति की गई और उनके अधीन सचिवालय के अंदर पूरी एक प्रशासनिक संरचना तैयार की गई। जिला स्तर पर भी विकास अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डीडीसी और कहीं कहीं सीडीओ, राज्य की प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत जब जैसा महसूस किया गया, नाम में परिवर्तन करके उसको अधिक संवेदनशील, अधिक अकाउंटेबल प्रशासनिक तंत्र को बनाने की चेष्टा की गई। परंतु इस नाम से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि किस राज्य में सीडीओ का पद है, किस राज्य में डीडीओ का पद है, डीडीसी का पद है। मुख्य रूप से जो इनके कार्य निश्चित किए गए उसमें यह था कि ग्रामीण विकास को केंद्र में रख करके प्रशासन को संवेदनशील बनाया जाए। प्रशासन का काम सिर्फ कानून व्यवस्था लागू करना और राजस्व की उगाही नहीं हो, बल्कि विकास पर केंद्रित हो, इस तरह का ढांचा तैयार किया गया। जी डॉक्टर झा, जो प्रमुख समस्या जो पहले थी और मेरा मानना है कि वो उस तरह की समस्या आज भी है कि किस तरह से राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्राम विकास से जुड़े हैं,
राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों लोग, दोनों तंत्र जो ग्राम विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके बीच में संबंध कैसा हो? इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि जैसा कि आपने स्टूडेंट्स को अभी बताया है कार्यों के बारे में कि प्रशासन के कार्य क्या है, 7 बिंदुओं को आपने स्पष्ट कर दिया है अभी कि ये कार्य इनके निर्धारित हैं, ये कार्य प्रशासनिक तंत्र के निरूपित हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि कागजों पर जिन कार्यों को निश्चित किया गया है, जिन्हें परिभाषित किया गया है, उनको जमीनी स्तर पर किस तरह से उनको लागू किया जाता है। यहां सबसे बड़ी कठिनाई यह आती है कि प्रशासनिक तंत्र को आप संवेदनशील बनाने के लिए चेष्टा करते हैं, सतत चेष्टा कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि रेवेन्यू कलेक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर जो कि ट्रेडिशनल फीचर हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन का, परंपरागत विशेषता हुआ करती थी, उसको बदल करके विकासोन्मुख और जन सहभागिता के द्वारा प्रशासन का नया रूप दिया गया। लेकिन जहां पर राजनेता की बात आती है, वहां एक संघर्ष की स्थिति कई राज्यों में देखने को मिली है। कई बार ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं कि जिला स्तर पर, खंड स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके काम करने के तरीके को लेकर स्थानीय नेतृत्व को ऐतराज रहा है, जबकि जन सहभागिता के कारण लोकल लीडरशिप को, लोकल रिप्रेजेंटेटिव को, स्थानीय जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको भी सहभागी विकास की प्रक्रिया में बनाया गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रशासनिक तंत्र जिस तरह से कार्य करता है, जो उसकी कार्यशैली है, उसमें काफी कोशिश के बावजूद भी एक सोच रहती है कि उन्हें अधिक जानकारी है और उनकी अपनी प्रशासनिक सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। और यह सच भी है कि प्रशासनिक अधिकारी जो उनके लिए सीमाएं तय की गई हैं, उससे बाहर कदम नहीं रख सकते। यदि रखेंगे तो अकाउंटेबिलिटी उनकी होगी। इस जवाबदारी को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तंत्र, जिसे कहते हैं कि लकीर का फकीर बनने वाली स्थिति कई बार आ जाती है, कि बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन लेटर उसका पालन करने की कोशिश करते हैं, जबकि स्थानीय नेतृत्व और राजनेताओं की सोच ये होती है कि वे लोगों के प्रत्यक्ष संपर्क में हैं, स्थानीय जरूरतों को बेहतर समझते हैं, इसीलिए उन जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी को बिल्कुल उनके निर्देश के अनुसार काम करना चाहिए। फिर यहाँ एक तीसरी कठिनाई आती है कि राजनेताओं का काम है दिशा निर्देश देना, न कि प्रशासनिक तरीके में इतना हस्तक्षेप करना कि प्रशासन चलाना ही मुश्किल हो जाए। इसीलिए ये संघर्ष की स्थिति बार बार आती है स्थानीय नेतृत्व में, स्थानीय जनप्रतिनिधियों में और प्रशासनिक अधिकारियों में। इसे दूर करने का सबसे सहज उपाय ये है कि इस तरह की संगोष्ठियां आयोजित की जाएं, ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिसमें स्थानीय स्तर के जो नेतृत्व हैं उनकी भी भागीदारी हो, स्थानीय जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी भागीदारी हो, और स्थानीय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों की भी भागीदारी हो। ये कंबाइंड एक जगह बैठने से कई बार इस तरह की छोटी मोटी दिक्कतें दूर हो जाती हैं, प्रशासनिक तंत्र में भी संवेदना बढ़ती है और वो भी जमीनी हकीकत को बेहतर समझ पाता है। डॉक्टर झा, जो अभी मैंने विद्यार्थियों को प्रशासन के कार्य के संबंध में जो 7 बिंदुओं पर मैंने उनको बताया, ठीक है, यही 7 बिंदु जो हैं ये प्रशासन के ही नहीं, बल्कि अगर हम ये कहें कि हमारे ग्राम विकास के कार्यक्रमों या योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए या प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए इन 7 बिंदुओं पर अच्छी तरह से काम होना आवश्यक है। ये काम न सिर्फ प्रशासन का बल्कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भी दायित्व बनता है कि किस तरह से उसको एक व्यावहारिक या प्रभावी रूप प्रदान करने में किस तरह से वो प्रशासन की सहायता करें। जैसा कि आपने डॉक्टर सिंह ने बिंदु 5 पर प्रशासन के कार्य के अंतर्गत परियोजना तैयार करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल उठाए गए कि ग्रामीण विकास प्रशासन को लेकर के जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं वो केंद्रीय अथवा राज्य स्तर पर बनाई जाती हैं और उनका जो वास्तविक जरूरत है प्रशासनिक ढांचे में कैसे परिवर्तन किए जाएं स्थानीय स्तर पर, उनसे सरोकार नहीं होता है। ऐसे जब इस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं तो इसका तो सहज समाधान यही है कि जितने भी 7 बिंदु हैं, इन 7 बिंदुओं को विकास और प्रशासन दोनों ही से जोड़ करके देखा जाए और दोनों ही में आमूलचूल परिवर्तन के लिए इसका उपयोग किया जाए। डॉक्टर झा, जो मतलब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के
ऊपर जो जिस तरह का जो एक आरोप लगाया जाता है या जिसपे कहा जाता है कि उनकी भूमिका ग्राम विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में या इस योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रभावी क्यों नहीं हो पाती, उनमें उनके जो सहयोग में या उनके जो योगदान में जो त्रुटियां पाई जाती हैं उसके पीछे कारण बताए जाते हैं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं और पार्टी में पोजीशन बनाने के लिए ये व्यक्तिगत तथा अपने दलगत भावनाओं से अपने को ऊपर नहीं उठा पाते हैं, उनसे बाध्य होकर ये विकास कार्यक्रमों में भी हस्तक्षेप करते हैं। कभी कभी ऐसा भी है कि राजनीतिक नेता की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसकी वजह से भी अगर नेता उच्च वर्ग का है, प्रभावशाली वर्ग का है, तो वो कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जो समाज के नीचे वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो कार्यक्रम विशेष हैं उनमें उनकी रुचि नहीं रहती है और उनका ये प्रयास होता है कि किस तरह से राजनीतिक या व्यक्तिगत प्रभाव के माध्यम से वो उन कार्यक्रमों को ऐसे लोगों के हित में मोड़ें जो कि उनके दल से जुड़े हुए हैं या उनके सहयोगी हैं। बिल्कुल इस तरह के प्रश्न कई बार उठाए गए हैं और इसका जो सबसे सहज व्याख्या है वह यह है कि स्थानीय राजनेताओं के ऊपर स्थानीय दबाव होते हैं। उन दबाव का स्वरूप अलग अलग होता है। कई बार पार्टी का दबाव होता है, पार्टी वर्कर्स का दबाव होता है, कई बार जातिगत दबाव होता है, कई बार सांप्रदायिक दबाव होता है, कई बार स्वार्थ समूह स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं, उनका दबाव होता है। उन दबावों के बीच में उन राजनेताओं को अपनी राजनीति करनी है। यह एक बहुत बड़ा सच है और इससे नकारा नहीं जा सकता है इस सच को। अब ये जब इतने तरह के प्रेशर्स लोकल पॉलिटिशियंस के ऊपर होते हैं तो जाहिर है कि उस प्रेशर्स के कारण, उन दबाव के कारण कई बार उनकी कार्यप्रणाली इस किस्म की होती है जो प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं होती, उसके हित में नहीं होती। अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि जो लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो अपने पसंद के अधिकारियों को नियुक्त करना चाहते हैं। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि विकास मुद्दा है तो फिर विकास कार्य में यदि कोई अधिकारी बाधा उत्पन्न करता है या उसके कार्य में शिथिलता पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में तो उसका स्थानांतरण ठीक है कि आप उनकी जगह पे किसी दूसरे अधिकारी को वहां लगा दें जो अधिक संवेदनशील हो और अधिक कुशलतापूर्वक विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। लेकिन जहां पर इस तरह कि कोई शिकायत प्रशासन को लेकर के या उनके विकास कार्यों में रुचि को लेकर के नहीं हो, इसके बावजूद भी अधिकारियों को हटा देना, उनकी जगह अपने पसंद के अधिकारी को तैनात करना और उनसे अपने मन के हिसाब से काम लेना, ये दोनों चीजें परस्पर बहुत विरोधी हैं। क्योंकि वास्तविक विकास के लिए दशा और दिशा दोनों ही तय होनी चाहिए और उसके अनुरूप कार्य प्रणाली बनाकर उसका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि जातिगत आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, पॉलिटिकल पार्टीज के आधार पर या स्वार्थ समूहों के आधार पर कोई राजनेता प्रशासनिक तंत्र को प्रभावित करने की चेष्टा करता है तो निश्चित रूप से जो मूल उद्देश्य है ग्राम विकास प्रशासन का और विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन का, इसमें निश्चित रूप से बाधा उत्पन्न होती है। और इन स्थितियों को दूर करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि यदि इस तरह की गोष्ठियां और निरंतर संपर्क लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में और स्थानीय लोगों के बीच में यदि निरंतर संपर्क हो तो फिर लोग भी इस बात को समझने लगेंगे कि निहित स्वार्थ के कारण किसी अधिकारी को हटा देना या उनसे मनमाफिक काम लेना या वैसी योजनाओं को कार्यान्वित करा लेना जिनकी उस स्थान पर जरूरत नहीं है अथवा जहां पर जो जरूरत है वहां के अनुरूप, वहां की आवश्यकता के अनुरूप किसी कार्य योजना को तैयार करना और उसे लागू न करना, ये बात जब जन जन तक पहुंच जाएगी, स्थानीय स्तर पर पहुंच जाएगी, तभी जन सहभागिता की बात, जो मूल उद्देश्य है ग्रामीण प्रशासन के अंदर, और आगे हम चर्चा करेंगे दूसरे सत्र में पंचायती व्यवस्था के ऊपर, जन सहभागिता की बात तभी सही हो सकती है। डॉक्टर झा, अभी हम जब राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे तो बहुत से अध्ययनों में ऐसा पाया गया है और जिसका हमारे पाठ्यपुस्तिका में, पाठ्यक्रमों में भी विशेष उल्लेख है
कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो प्रशासन है, वो विशेषकर मंत्री लोगों के नियंत्रण में रहता है। जो ग्राम विकास के कार्यक्रम हैं, इनको प्रशासन किसी न किसी तरह से पंचायती राज व्यवस्था या लोकल स्थानीय नेतृत्व से जोड़ के ही कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की बात करता है। कभी प्रायः ऐसा देखा गया है कि सरकार में बैठे लोगों की रुचि ग्राम विकास के कार्यक्रमों या योजनाओं के प्रति उतनी नहीं होती। उसके पीछे जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की भावना है, उनका ये मानना है, जो शासन में बैठे लोग हैं, कभी कभी वो सोचते हैं कि अगर ग्राम विकास के कार्यक्रम अच्छी तरह से काफी कारगर हुए, प्रभावी सिद्ध हुए और वहां पर विकास आया, तो जो स्थानीय नेतृत्व है वो इतना समय समय के साथ इतना सशक्त हो जाएगा कि विधानसभा तथा लोकसभा चुनावों में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में होगा। इस कारण से भी ऐसा देखा गया है कि ग्राम विकास प्रशासन को शासन स्तर पर भी बहुत हद तक प्रभावी बनाने से रोका जाता रहा है। बिल्कुल सही है। प्रकट रूप में यह एक बड़ा विरोधाभास है कि भारतवर्ष गांव का देश है, यह कहा जाता है। अभी भी 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। यह कहा जाता है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी कहा था कि जब तक भारत में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास पूरी तरह से नहीं होगा, तब तक भारत के विकास की बात करना बहुत अर्थपूर्ण नहीं होगा। यह बात लंबे समय से कही जाती रही है। तो मैं विरोधाभास इसलिए कह रहा था प्रकट रूप में कि एक तरफ भारत का ग्राम प्रधान होना, गांवों का अविकसित होना, शहरों के ऊपर आबादी का बोझ बढ़ते जाना, अर्थात गांव में जो अधिसंरचना अधोसंरचना है उसका कम विकसित होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का कम विकसित होना, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुश फैक्टर का काम करना, यह एक बहुत बड़ी सच्चाई। इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी सच्चाई कि इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में विभाग के मंत्री प्रधान होते हैं और उन्हीं के अधीन विभाग को कार्य करना होता है। अब एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासनिक नियमों से बंधे होते हैं, दूसरे तरफ मंत्री जो किसी न किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजनीतिक दल के कोटे से मंत्री बनते हैं। तो निश्चित रूप से जो भी मंत्री होंगे या जो राजनेता होंगे, जो ऐसे पदों पर आसीन होंगे, उनको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी देखना पड़ता है। जबकि प्रशासनिक अधिकारी, मैंने कई बार कहा है कि प्रशासनिक नियमों से बंधे होते हैं, उनको स्ट्रिक्टली बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस चलना पड़ता है। यदि वो नहीं चलेंगे तो फिर अकाउंटेबिलिटी उन्हीं की होती है। विकास कार्यों में शिथिलता के नाम पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को निलंबित कर देना बड़ी आसान सी बात होती है मंत्रालय के लिए। लेकिन जैसा कि डॉक्टर सिंह बता रहे थे कि राजनेताओं की अपनी परेशानियां होती हैं, उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। एक तरफ उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो निर्देशित करता है कि वो किन कार्यों में रुचि लें और किन कार्यों में रुचि न लें, नंबर 1। नंबर 2, यह भी सोच राजनेताओं में कि भारत के गांव के पिछड़े होने के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति वर्तमान समय में मजबूत बनी रहती है। यह बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ हम विकास की बात करें और दूसरी तरफ विकास में बाधा उत्पन्न करें, विकसित ना होने दें। क्योंकि जब तक अज्ञानता रहती है, जब तक विकास गांव से दूर रहता है, तब तक लोगों को जिस किसी भी तरह से चाहें राजनेता, उस तरह से उनके विचारों को बदलने में कामयाब हो जाते हैं और अपने हित को साधने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। यदि गांव विकसित हो जाए, यदि गांव में शिक्षा पहुंच जाए, यदि गांव में रोजगार के अवसर हों, यदि गांव में कृषि को उन्नत कर दिया जाए, ये तमाम तरह की सुविधाएं यदि गांव में आ जाती हैं, तो फिर उनको बिल्कुल उस तरह से हाँका नहीं जा सकता, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और उनका इस्तेमाल भी बेजा राजनीतिक हितों के लिए नहीं किया जा सकता है। यह भी देखा गया है कि जिन राज्यों में शिक्षा अधिक है, जिन राज्यों में विकास अधिक है, वहां सरकारी तंत्र के अंदर अफसरों की स्वेच्छाचारिता भी कम हुई है। जहां जहां पिछड़ापन अधिक है, जहां जहां अज्ञानता अधिक है, वहां अभी भी अफसरों का नजरिया, उनके काम करने का तरीका ब्रिटिश हुकूमत के समय में जैसे लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग मशीनरी के रूप में था। कागजों पे कहा जाता है कि नहीं,
उसका स्वरूप बदल दिया गया है। विकास को केंद्र में रख करके प्रशासनिक अधिकारियों को बदलने की बात कही गई है, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि अभी भी पिछड़े क्षेत्रों पे जहां अज्ञानता अधिक है, जहां विकास अधिक नहीं है, वहां पर अफसरों की स्वेच्छाचारिता होती है और लोग यह व्यवस्था रहने के बावजूद भी कि यदि प्रशासन शिथिल है तो उसके खिलाफ वो अपना प्रतिरोध भी जता सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं, फिर भी पिछड़े क्षेत्रों में इतनी अधिक शिकायतें नहीं आती हैं। तो यह एक इस तरह से डॉक्टर झा हम देखते हैं कि जो प्रशासन है, ग्राम विकास से जुड़ा हुआ प्रशासन है, उस पर दो तरफ का दबाव है। एक तरफ जो सरकार के लोगों का तथा दूसरी तरफ पंचायती राज संस्थाओं में जो जनप्रतिनिधि हैं विभिन्न तथा जो लोकल स्तर का जो नेतृत्व है, वो दोनों तरफ से उनके ऊपर दबाव पड़ता है। ये रहे सामाजिक और राजनीतिक कारक जो कि ग्राम विकास के नेतृत्व, ग्राम विकास के कार्यक्रमों को अपनी प्रकृति के अनुसार प्रभावित करते हैं। और दूसरे नंबर पे दूसरा तथ्य जो है नौकरशाही से जुड़े कारक। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के कार्य पद्धति में के कार्य करने के तरीके में त्रुटियां हमें जिस तरह से दिखाई देती हैं, उसी तरह की त्रुटियां हमें नौकरशाही से जुड़े हुए लोगों में भी दिखाई देती हैं। इनके ऊपर जो विशेष रूप से आरोप लगाया जाता है या जिनके ऊपर ऐसा पाया जाता है कि ग्रामीण लोगों की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील होते हैं और इनका रवैया अधिनायकवादी जैसा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सरकार को अच्छे परिणाम दिखाने की इच्छा में उत्साहवश गलत सूचनाओं को ही महत्व देते हैं या झूठी रिपोर्ट का सहारा लेते हैं कि जिससे दिखाते हैं कि किस तरह से ग्राम विकास के दिशा में हमने महान उपलब्धि की है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे फर्क है। ये रहा नौकरशाही से ही जुड़ा हुआ। नौकरशाही में ही एक तरह की व्यवस्था भी नौकरशाही तंत्र की होती है कि उनके परफॉर्मेंस का जब आकलन किया जाता है तो उसके लिए एक सीमा रेखा तय की जाती है कि पूर्व में विकास के जो भी पैरामीटर्स तय किए गए थे उसमें परफॉर्मेंस क्या था और वर्तमान समय में क्या है। ये उनके लिए ये तंत्र का जो प्रेशर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी के प्रति कि निश्चित रूप से उनका परफॉर्मेंस बेहतर तभी माना जाएगा जब पहले की स्थिति से अभी की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आए हों, अच्छे परिणाम आए हों। और यह तभी संभव है जबकि या तो वास्तव में विकास की दिशा बदली हो, विकास की रफ्तार में तेजी आई हो, या फिर उस तेजी को कागजों पे आप दिखाएं। जैसा कि डॉक्टर सिंह बता रहे थे कि कई बार इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि जो आंकड़े प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं वे वास्तविक नहीं होते। उन आंकड़ों को कार्यालयों में बैठकर तैयार किया जाता है, जहां परफॉर्मेंस बेहतर होते हैं वो आंकड़े तो दिए जाते हैं और जहां पर बेहतर नहीं होते हैं उन आंकड़ों को उन्नत करके दिखाया जाता है। तो ऐसा करने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि वास्तव में जहां विकास नहीं हुआ है, कागजों पे उस क्षेत्र को विकसित दर्शा दिया जाता है। इससे बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। फिर उस क्षेत्र के लिए कम संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रशासन के लिए भी वो बिल्कुल केंद्र में नहीं होता है क्योंकि कागजों पे तो उसे विकसित दर्शा दिया गया है। किसी क्षेत्र में अगर 4 स्कूल हैं और 4 स्कूल के अंदर 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं और कागजों पे अगर 400 विद्यार्थी दिखा दिए जाए, स्कूलों की संख्या को 4 से 6 तो नहीं किया जा सकता, स्कूल तो 4 ही रहेंगे, लेकिन उसमें छात्रों की संख्या में हेराफेरी करके यह दिखाया जा सकता है कि उस क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति हुई है। तो जब ही आप बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के जो आपके प्रतिमान हैं, उन प्रतिमानों के आसपास पहुंच जाते हैं तो उस क्षेत्र के लिए कम संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। तो यह इसका एक बहुत ही दूरगामी प्रभाव है कि जहां विकास नहीं हुआ है वहां प्रशासनिक अधिकारी ऐसे आंकड़े उपलब्ध कराएं जिसके आधार पर यह कहा जाए कि वहां विकास हो रहा है, तो निश्चित रूप से वहां के लिए रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, अफसरों की तैनाती में भी कमी कर दी जाती है और वह क्षेत्र सचमुच का पिछड़ा ही रह जाता है। और पिछड़ेपन में जो भी प्रशासनिक अधिकारी यह समझते हैं कि जब तक वो क्षेत्र पिछड़ा रहेगा
तब तक उनकी स्वेच्छाचारिता चलती रहेगी, तो यह प्रशासनिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं है और इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। अतः डॉक्टर झा, हम पाते हैं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता और नौकरशाही से जुड़े हुए लोग, दोनों ही लोग ग्राम विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही लोगों की, दोनों ही तबके की भूमिका ग्राम विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में जब दोनों में ही त्रुटियां हों तो बेहतर है कि इनके में किस तरह से एक सामंजस्य बनाया जाए, किस तरह से जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो विभिन्नताएं हैं, जो विभेद हैं, उनको कम किया जाए और दोनों को इस तरह से मोड़ा जाए कि दोनों ग्राम विकास के कार्यक्रमों तथा ग्राम विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। ये भूमिका दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। बिना सामंजस्य बनाए ग्राम विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को तीव्रता नहीं दी जा सकती। अतएव यह आवश्यक है कि दोनों के बीच जो संबंध है उनको बेहतर बनाया जाए। इनको बेहतर बनाने के लिए जो मूल रूप से जो बात कही जाती है कि जो दोनों के दायित्व हैं, जो दोनों की भूमिकाएं हैं, ग्राम विकास से संबंध में, ग्राम विकास के कार्यक्रमों के संबंध में तथा ग्राम विकास से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं की पहचान और कार्यान्वयन से संबंध, इनको स्पष्ट किया जाए कि किस सीमा रेखा का निर्धारण होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक दोनों को अपने दायित्व नहीं मालूम होंगे, दोनों की अपनी भूमिकाएं स्पष्ट नहीं होंगी, तो एक दूसरे के बीच में क्षेत्र में कूदना या एक दूसरे के क्षेत्र में टांग अड़ाना स्वाभाविक हो जाता है। बिल्कुल सही है यह कि जब कभी भी हम ग्राम विकास की बात करते हैं या ग्रामीण विकास प्रशासन व्यवस्था की बात करते हैं, तो इनमें दोनों ही की भूमिका है। और डॉक्टर सिंह ने बिल्कुल सही बतलाया है कि न ही सिर्फ प्रशासनिक तंत्र और न ही इस लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनेता, दोनों में से कोई भी ऐसे स्वयंभू नहीं है कि एक के बिना दूसरे का काम चल जाए। जब भी प्रशासनिक तंत्र की बात होती है तो प्रशासनिक ढांचे का होना अनिवार्य है, और जब कभी भी विकास की बात होती है तो जन सहभागिता का होना अनिवार्य है। इसीलिए दोनों ही चीजें, लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, दोनों को एक साथ मिल करके चलने की जरूरत है। और शायद इसी में कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई। जिस हद तक यह होना चाहिए था नहीं हो पाया। इसीलिए आजादी के इतने लंबे समय बीत जाने के बावजूद भी अभी भी हम ग्राम विकास की बात कर रहे हैं और गांव अभी भी विकास से कोसों दूर है। यह दरअसल इस बात से भी होता है कि प्रशासनिक अधिकारी की अपनी सीमाएं और उनकी अपनी कार्यशैली, और दूसरी तरफ नेताओं का बार बार प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप होना। तो इस हस्तक्षेप के कारण एक तो प्रशासनिक तंत्र का मनोबल गिरता है, फिर उनके ऊपर अनिश्चितता की बात भी रहती है। निरंतर ट्रांसफर होने की संभावना बनी रहना कि आज ग्रामीण विकास विभाग में नियुक्त हैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में और कल वो उद्योग विभाग में चले जाएंगे या शहरी विकास में चले जाएंगे। तो ये जो लगातार ट्रांसफर होने वाली स्थिति होती है, जिसको कि पॉलिटिकल लीडर्स कई बार अफेक्टेड करते हैं और वो तय करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो मनोबल होना चाहिए अधिकारियों का, उसमें भी कमी देखी जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय ने अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए निश्चित टेन्योर तय करने की बात कही है और राज्यों के सहयोग से इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि जिला स्तर पर कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके लिए एक टेन्योर फिक्स कर दिया जाए। जब टेन्योर फिक्स रहेगा तभी आप अकाउंटेबिलिटी की बात भी कर पाएंगे। अगर अभी इस संबंध में एक और जो मूल बिंदु पे अभी चर्चा नहीं कर पाए हैं, वो है कि किस तरह से इनके संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इनके दायित्वों और भूमिकाओं को स्पष्ट किया जाए, पृथक किया जाए, तथा साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी हैं, इनको एक तरह का प्रशिक्षण दिया जाए, जिसके द्वारा इसे स्पष्ट किया जाए कि मतलब उस प्रशिक्षण में इस चीज को पर विशेष बल दिया जाए कि किस तरह से एक दूसरे का पूरक बन के एक दूसरे का
का सहयोगी बन के ये ग्राम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल, उसी प्रशिक्षण में यह भी स्पष्ट हो जाएगा प्रशिक्षण के दौरान कि कहां-कहां गतिरोध के बिंदु हैं प्रशासनिक अधिकारी में और लोकल लीडरशिप्स के बीच में। और जब उन गतिरोधों की पहचान हो जाएगी तो उन्हें दूर करने के लिए भी सकारात्मक प्रयास इन प्रशिक्षण के द्वारा किए जा सकते हैं। ये प्रशिक्षण एक निश्चित अवधि के लिए किया जा सकता है, गोष्ठियों के रूप में किया जा सकता है और ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है कि महीने में कम से कम 2 बार इन पॉलिटिकल लीडर्स और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच विचारों का आदान प्रदान हो, जिससे कि अपनी भावनाओं को दोनों ही पक्ष संप्रेषित कर सकें और उन गतिरोधों को दूर कर सकें। इसकी आवश्यकता है। हाँ, डॉक्टर झा, इस सत्र में हम अपने विद्यार्थियों को स्पष्ट कर दें कि इस सत्र में हमने उनको ग्राम विकास प्रशासन के बारे में अवगत कराया और विशेष रूप से उन तथ्यों से जो कि उनके खंडों में जो उनको पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जो उसमें दिए गए हैं। हम इसको सारांश के रूप में इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं कि अपने इस सत्र में हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर खंड और विकास स्तर पर ग्राम विकास प्रशासन के जो तंत्र हैं, जो व्यवस्था है, उस पर चर्चा की। प्रशासन का ग्राम विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य है, जो किन किन बिंदुओं पर प्रशासन कार्य करता है, उस पर हमने चर्चा की। विशेष रूप से चर्चा के दौरान हमने 7 बिंदुओं पर ध्यान अपना केंद्रित किया कि प्रशासन को योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान, खंड और ग्राम विकास स्तर पर योजनाओं को किस तरह से बनाया जाए, धन का बंटवारा कैसे किया जाए, परियोजनाओं की पहचान कैसे की जाए और उनको किस तरह से कार्यान्वित की जाए, परियोजनाएं किस तरह से बनाई जाएं तथा परियोजनाओं के संपन्न होने पर या परियोजनाओं के कार्यवधि में उनकी किस तरह से निगरानी की जाए और उनका किस तरह से मूल्यांकन किया जाए, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि हम परियोजनाओं के लक्षित उद्देश्य को किस सीमा तक पाने में सफल हो पाए हैं। साथ ही साथ हमने इस चर्चा के दौरान इस बात पर भी आपको अवगत कराया कि जो कार्यक्रमों के ग्राम विकास कार्यक्रमों के योजनाओं के जो कार्यान्वयन होते हैं, उनमें 2 तरह के तत्वों की भूमिका होती है। 2 तरह के कारक हैं जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उनके सारे प्रशासनिक कार्यों में व्यक्तियों के चयन से लेकर निगरानी तथा मूल्यांकन तक अपनी भूमिका निभाते हैं। ये 2 कारक प्रमुख कारक हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक कारक। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यकर्ता दोनों ग्राम विकास के कार्यक्रमों को शुरू से लेकर अंत तक कार्यान्वयन करने में, चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समय के साथ ऐसा देखा गया कि दोनों के बीच में, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यकर्ताओं के बीच में समुचित तालमेल न होने के कारण ग्राम विकास के कार्यक्रमों को तीव्र गति देने में किस तरह से अवरोध आते हैं, इस पर भी हमने विशेष रूप से चर्चा की। चर्चा के दौरान हमने ये पाया कि किस तरह से राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी व्यक्तिगत दलगत भावनाओं से बाध्य होकर या सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण बहुत हद तक ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन में सही दिशा या उचित दिशा देने में समर्थ नहीं हो पाते। ठीक उसी तरह से हमने जो दूसरे बिंदुओं पर जो नौकरशाही से जुड़े हुए कारक थे कि किस तरह से उनमें असंवेदनशीलता है और एक अधिनायकवाद, जिसको आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन एटीट्यूड, जो गांव के क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं उनके प्रति जो रवैया है वो प्रॉपर नहीं है, उस पर हमने बिंदु दिया। इस चर्चा को हम जारी रखते हुए अभी आगे रखेंगे कि किस तरह से इन सारी त्रुटियों को ध्यान में रखकर संविधान संशोधन के द्वारा भारत सरकार ने ग्राम विकास कार्यक्रमों को सही दिशा और उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए जो प्रयास किए हैं, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।